आप सबने आमिर स्टारर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी तो देखी ही होगी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो वो दिल छोटा ना करे, क्योंकि वो खुशकिस्मत है। ये एक नंबर की बेहुदा और बकवास मूवी थी और अपने नाम के अनुरूप ही हिंदुस्तान को ठगने का काम किया था। खैर, अभी बात ये नहीं, बात तो ये है कि आपने वो मूवी या उसका ट्रेलर देखा होगा, तो उसमें एक डायलॉग है आमिर खान का कि धोखा मेरा स्वभाव है। अब ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में भी आमिर खान इसी डायलॉग को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कभी वो कहते हैं कि देश में असहिष्णुता है, असहिष्णुता बढ़ गई है, तो कभी वो कहते हैं कि देश में डर का माहौल है और वो देश छोड़ के जाना चाहते हैं। तो अभी ताज़ा विवाद है वो है कि वो टर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात करते हैं। अब टर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात करना एक विवाद की वजह कैसे बनी, वो सोशल मीडिया पे कैसे ट्रोल हो गई उन्हें, ताकि एक हैशटैग चलने लगा कि आमिर खान तुर्की जाओ। इसी पूरे पे मैं डिस्कशन करूंगा आज, के पूरा विस्तार से बताऊंगा कि विवाद की वजह क्या है। हेलो नमस्कार, मैं हेमंत राठी स्वागत करता हूं अपने चैनल HM राठी 360 पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में तो डर लगता है पर टर्की में प्यार लगता है। आमिर खान इन दिनों टर्की में है और अपनी मूवी लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे हैं। और टर्की में वहाँ पर वो वहाँ की फर्स्ट लेडी, जो वहाँ के राष्ट्रपति की बीवी होती है, उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। उनकी ये मुलाकात और बातचीत एक विवादों में बदल गई और सोशल मीडिया पे ट्रोल हो गई। तो आखिर क्या वजह है कि तो टर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात आमिर खान की एक बहुत बड़ी विवाद की वजह बन जाती है। इसकी वजह को समझने के लिए हमें भारत और टर्की के रिश्तों को समझना होगा। भारत और जो टर्की के रिश्ते हैं उसको किसी भी हालात में अच्छा नहीं कहा सकता या कहीं से भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। टर्की हमेशा भारत विरोधी पॉलिसी या फिर जो एंटी इंडियन पॉलिसी होती है उसका समर्थन करती हुई आई है। कश्मीर मुद्दे पर हमेशा वो पाकिस्तान का समर्थन और भारत का विरोध करती हुई है। जब धारा 370 को कश्मीर से हटा लिया गया तो वो इकलौता देश था जिसने इसका विरोध किया, जबकि पूरा समूचा विश्व या तो भारत का साथ दे रहा था या इसे भारत का आंतरिक मुद्दा करार दे रहा था। लेकिन तुर्की वो इकलौता देश था जो भारत धारा 370 का विरोध करते हुए पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। और जब सितंबर 2019 में यूएन में बैठक हुई तो तुर्की ही इकलौता देश था जिसने धारा 370 का मुद्दा उठाया और उसका विरोध किया। इसके अलावा जब राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया तो इसको भी उसने एंटी मुस्लिम करार देते हुए इस पर बयानबाजी की। इसके अलावा जितने भी भारत के आंतरिक मसले हैं, चाहे 3 तलाक हो या CAA NRC जैसे मुद्दे, उस पर भी हमेशा वो भारत की पॉलिसी उसके विपरीत बयानबाजी करते रहते हैं। तो इससे साफ हो गया कि भारत और टर्की के राजनीतिक स्तर पर रिश्ते बहुत खराब है। और जब भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल जो देश हो या जो एंटी इंडियन पॉलिसी रखता हो, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष या फिर वहाँ की फर्स्ट लेडी से जब कोई इंसान मुलाकात करेगा तो विवादों के घेरे में तो आएगा ही। तो इसी वजह से वो सोशल मीडिया पे ट्रोल हुए। लेकिन बात अगर सिर्फ इतनी होती तो शायद थोड़ा बच भी जाते। लेकिन वहाँ पर वो फर्स्ट लेडी से बातचीत करते हुए कहते हैं कि उनकी बीवी कुछ दिनों तक टर्की में रुकी थी और उन्हें वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। टर्की के लोग हैं वो उन्हें काफ़ी अच्छे और टॉलरेंट लगे। जबकि 2015 में आमिर खान ने यही बयान देते हुए कहा था कि उनकी बीवी को भारत में डर लगता है और वो भारत छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कि उन्हें भारत में तो डर लगता है लेकिन टर्की में मन लगता है। 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. My wife is telling me that, she lived here for 2 weeks. And she was really, mixing in with the people, and she made friends in the house she was staying in. So you really come to know a city by the people, and she had a wonderful time. और जिस टर्की में आमिर खान को इतना प्यार मिलता है और उसको इतनी सहिष्णु लग रही है, उसी टर्की में हाया सोफिया नाम का एक पॉपुलर चर्च है जिसको अब एक मॉस्क्यू में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन आमिर खान को इसमें कुछ भी इंटॉलरेंट या असहिष्णु नहीं लगता है। उनको सारी असहिष्णुता, इंटॉलरेंस भारत में ही लगती है, या उनके किसी भी चीज़ पे भारत में डर लगने लगता है, उनको मजहब पे खतरा आ जाता है और देश के छोड़ के जाना चाहते हैं। ये सब बताता है कि वो कितने बड़े कट्टर है, उनकी कट्टरता का जहर कितना अंदर घुला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार भी हमेशा इस तरह के उल्टे सीधे बयान देते हुए आए हैं और इस वजह से दे पाते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत बड़े सुपरस्टार है और भारत की जनता या आवाम को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको उनको कोई मतलब नहीं है कि उनकी भावनाएं कितनी हाथ होती है। उनको लगता है ये बहुत बड़े सुपरस्टार है, इनकी मूवियाँ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कमाती है। देश की जनता क्या सोचती है उससे इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बहुत बड़े सुपरस्टार है। लेकिन शायद आमिर खान ये नहीं जानते कि जो देश की जनता किसी एक इंसान को फर्श से अर्श तक ले जा सकती है, वही जनता
उसको अर्थ से फर्श तो क्या पाताल लोक के अंदर भी धंसा सकती है। और इसका अगर एग्जाम्पल देखना हो तो सड़क टू मूवी का ट्रेलर देख सकते हैं। सड़क टू मूवी को 11 मिलियन से भी ज़्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं और किसी भी एक ट्रेलर को सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिलने का जो रिकॉर्ड था वो 3.5 मिलियन का था। और किसी भी एक यूट्यूब वीडियो को सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिलने का जो रिकॉर्ड है वो 15 मिलियन का है, जिसको भी शायद सड़क टू मूवी का ट्रेलर भी तोड़ देगा। तो आमिर खान को लगता है कि इतने बड़े जो स्टार है इसकी वजह से कुछ भी कर सकते हैं, तो ये गलतफहमी जी रहे। जब इनकी मूवी लाल सिंह चड्ढा आएगी तो देश की जनता बता देगी कि उनके जो चड्ढा है उसके अंदर के जो पृष्ठभाग कैसे लाल कर देती है और कैसे उनको सुझा देती है। इन आमिर खान को भारत विरोधी पॉलिसी रखने वाली टर्की की जो राष्ट्राध्यक्ष है या फिर फर्स्ट लेडी उनसे मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहाँ पर आए थे और भारत सरकार ने उन्हें आमिर खान को डिनर पे इनवाइट किया था, तो नेतन्याहू उनको कम्युनल बताते हुए, सांप्रदायिक बताते हुए डिनर पर जाने से मना कर दिया था। लेकिन जो भारत विरोधी गतिविधियां रखती है या फिर जो भी चर्च के बताया कि कैसे उसको मॉस्क्यू में कन्वर्ट करना चाह रहा, कितना बड़ा असहिष्णु देश है टर्की, जो मुस्लिम प्रो देश है, पर वहाँ उनको सब सही लगता है और वहाँ जो जाकर वो चाय की चुस्की लेने पहुंच जाते हैं। और जो सेक्युलर या बुद्धिजीवी लोग आमिर खान की टर्की की फर्स्ट लेडी से हुई मुलाकात को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हुई मुलाकात से जोड़ रहे हैं, तो उनको ये बात समझनी होगी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री एक देश के प्रधानमंत्री थे। मतलब नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी एक देश के प्रधानमंत्री थे और वो एक सी कूटनीतिक स्तर पर मिले थे। और नरेंद्र मोदी इससे मिले थे ताकि वो विश्व को संदेश दे सके कि भारत तो दोस्ती चाहता है, लेकिन आतंकवादी गति सारी पाकिस्तान करता है। लेकिन जो इसका काउंटर में जो ये बता रहे हैं कि इसका काउंटर करते ये बता रहे हैं कि आमिर खान और टर्की कि फर्स्ट लेडी से मिलने में क्या दिक्कत है अगर नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं। तो उनको ये बताना पड़ेगा साथ में कि आमिर खान किस देश के राष्ट्राध्यक्ष है या प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर है और किस कूटनीतिक देश वो वहाँ की लेडी से मिले। और जो ये सेक्युलर बुद्धिजीवी लोग हैं, जब अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था तो उन्हें कम्युनल लगा था, बोला था एक एक्टर किसी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू क्यों कर रहा है। लेकिन जब यही आमिर खान टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलता है जो भारत विरोधी पॉलिसी का समर्थन करती है, तब इनको कुछ दिक्कत नहीं है, तब सब सेक्युलर लगता है। आमिर खान का सत्यमेव जयते करके एक रियलिटी शो आया करता था जिसमें वो कभी दहेज पर था, कभी घूंघट पर था, तो कभी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जैसे मुद्दे पर बात करते तो घंटों आंसू बहाया करते थे कि ये सब क्या हो रहा है, इतनी ये कुप्रथाएं क्यों हैं। लेकिन उन्होंने कभी हलाला, हिजाब या ट्रिपल तलाक जैसे किसी मुद्दे पे बहस नहीं की जो मुस्लिम से रिलेटेड थे। इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े कट्टर हैं। इसके अलावा इनकी एक पीके मूवी आई थी जो आप सबने देखी होगी। उस पीके मूवी में किस तरह से भारत के जो हिंदू धर्म है उसका मजाक उड़ाया गया था, उसका माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। खासकर वो शिवजी का सीन जिसमें शिवजी को दौड़ाया जाता है, लेकिन भारत की जनता ने पूरी सहिष्णुता दिखाते हुए, प्यार दिखाते हुए उसको एक मूवी की तरह लिया और उस मूवी को खूब देखा और 300 करोड़ के पार कमाई भी की। लेकिन जब हम भी कितने अजीब हैं, मतलब जो हमारे धर्म आस्था के खिलाफ खिलवाड़ करते हैं हम उसे अपने ही पैसों से जाके देख के आते हैं और उस मूवी को कमाई कराते हैं। लेकिन ये जो लोग, इनमें कट्टरता इतनी भरी हुई कि ये हमेशा अपने धर्म की ही बात करते हैं। इनके लिए देश कभी पहले नहीं होता, मजहब पहले होता है और मजहब के नाम पर पता नहीं क्या उल्टी सीधी गतिविधियां करते हैं जिससे मजहब को भी कोई फायदा नहीं होता है। हम जिसे सरफरोश मूवी का एसीपी राठौड़ समझ रहे थे, असल ज़िंदगी में तो वो गुलफाम अली निकला। और इस मूवी में आमिर खान का जो डायलॉग है वो ऐसा लग रहा है कि अपनी ही रियल लाइफ के लिए बोल रहे हो। बल्कि तुम्हारा ये कौम की बात करना एक ढोंग है। तुम जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते। तुम और ये मिर्ची सेठ, साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। रुपयों की लालच में अपने देश को बेचने चला था, हरामजादा। तुम जैसे लोग दुश्मन होते हैं सारी इंसानियत के। कुछ सेकुलर और बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो आमिर खान जैसों का बचाव करने आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये सही नहीं, ये सेकुलर लोग हैं, बस ये तो हो जाता है। और जब अपने तर्कों से इनको बचा नहीं पाते हैं तो वो कहते हैं कि अशिक्षा का माहौल है, दिन में अशिक्षा इस वजह से ऐसा होता है, वरना अगर शिक्षित हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है। कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन इनकी जो अंदर की सोच है, जो कट्टरता है, वो नहीं निकलती। अभी एक ताज़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, एनआईए ने बेंगलोर में एक नेत्र चिकित्सक को पकड़ा जो मुस्लिम था, वो आईसिस का आतंकवादी निकला। उसके अलावा देश में सबसे जो पढ़ा लिखा राज्य, शिक्षित राज्य है वो केरल है, और केरल से सबसे ज़्यादा आईसिस के आतंकवादी निकलते हैं, वो भी मुस्लिम होते हैं और सब पढ़े लिखे होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जितने पढ़े लिखे होते हैं उतने बड़े आतंकवादी बनते हैं, इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और ये हमेशा हमारे अपने धर्म के लिए तो कट्टरता का प्रसार करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का हमेशा माहौल बना के उसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। अभी बेंगलोर विवाद तो देखा ही होगा सबने, कैसे एक फेसबुक पोस्ट पर पूरे बेंगलोर को जला के रख दिया था। जबकि वो बेंगलोर का जो विवाद हुआ था, जो फेसबुक पोस्ट था, वो किसी के उत्तर में दिया गया था जिसने माता लक्ष्मी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन उस पर तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब फेसबुक पोस्ट में उसे किसी ने रिप्लाई किया तो उसके
पूरा बेंगलोर को जला दिया क्या। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैंने लिंक में डाल रखा है, अगर आपको किसी को देखना है तो वो देख सकता है। और आपको अच्छे से समझना है कि इनकी अंदर की सोच क्या है, तो अभी मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ कैसे एक लेडी है जो हमारे भगवान गणेश की मूर्तियाँ तोड़ रही है। उसको आप देख के समझ जाएंगे कि ये लोग कितने भी पढ़े लिखे कुछ भी हो जाए, लेकिन इनके अंदर अपने जो दूसरे धर्म है उनको उनके लिए इनमें कितनी कट्टरता भरी है और कितना जहर भरा पड़ा है। هذه بلد مسلم صح؟ مو من كافر صح؟ اوكي انت مسلم؟ من الكفر صح ولا لا؟ هذه ديرة حمد بن عيسى. حمد بن عيسى يرضى بهذا؟ يلا جيب منها بيت شوف منو اللي يعبد الاصنام هني. ما هو الكبير الكسري؟ النبي ابراهيم كسر الكبير فيهم بعد. और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें एक राष्ट्रवादी बनना होगा और एक सच्ची राष्ट्रवादी सोच रखनी होगी, जिससे हम एक सच्चे राष्ट्रवादी बन पाए और आमिर खान जैसे को हम अच्छे से सबक सिखा पाएँ। बाकी आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और शेयर भी करें जितना हो सके। मिलता हूँ अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।